नमस्कार। फिजिक्स की आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स में मैं आपको गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व बल के बारे में बताऊंगा। तो कोई भी पिंड, दो पिंड जब आपस में एक दूसरे के सामने होते हैं तो उनमें आपस में एक आकर्षण बल काम करता है। इसके मतलब वो एक दूसरे को किसी एक निश्चित बल से अपनी तरफ खींचते हैं। और अगर इनमें से एक पिंड पृथ्वी है तो वो जो पृथ्वी का आकर्षण बल दूसरे पिंड के ऊपर काम कर रहा है उसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, उस त्वरण को गुरुत्व त्वरण कहते हैं। ये गुरुत्व त्वरण जो है वो स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मान होता है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये गुरुत्व त्वरण होता है। अब फिर समझिए, गुरुत्वाकर्षण क्या है? जिस बल से पृथ्वी अपने किसी दूसरे पिंड को अपनी तरफ खींचती है उस बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और इस गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उस त्वरण को गुरुत्व त्वरण कहते हैं। ये एक निश्चित राशि होती है, एक निश्चित चीज होती है गुरुत्व त्वरण। और इसको स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये क्या है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। किन्हीं दो पिंडों के बीच में काम करने वाला आकर्षण बल उनका द्रव्यमान अर्थात उनका जो भार को ही एक मोटे तौर पर भार समझिए, वैसे द्रव्यमान ज्यादा उचित शब्द है। द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए ये दो पिंड हैं, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। तो m1 इंटू m2 के अनुक्रमानुपाती होगा और इनके बीच की दूरी अगर r है तो r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, ये न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का है। अब जी का मान पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर थोड़ा सा फर्क होता है, तो या अलग परिस्थितियां उत्पन्न हो तो थोड़ा सा फर्क हो सकता है। उसके बारे में आपको मोटी मोटी जानकारी दे दें, जो ज्यादातर एग्जाम्स में छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएं या नीचे जाएं। पृथ्वी की सतह पर तो जी का मान एक निश्चित मान है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इससे अगर पृथ्वी की सतह से 1 किलोमीटर ऊपर चले गए या 1 किलोमीटर नीचे चले गए तो जी के मान में क्या होगा? तो जी का मान घटेगा। पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर जी का मान, ये जो गुरुत्व त्वरण है, इसका मान घटता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर, जो ध्रुव होते हैं पृथ्वी के बिल्कुल किनारे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन पर जी का मान सर्वाधिक होता है और विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। अब पृथ्वी की घूर्णन गति अगर पृथ्वी की बढ़े
तो जी का मान कम होता है, और घूर्णन गति कम अगर हो तो जी का मान बढ़ जाता है। घूर्णन गति कम हो तो जी का मान बढ़ता है, घूर्णन गति बढ़े तो जी का मान घटता है। पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाएं तो जी का मान घटता है। दोनों ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है और विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। अब ग्रहों की चाल समझिए। तो कोई भी ग्रह जो है ये मान लीजिए सूर्य है और ये ग्रह है, तो ग्रह का कोई भी ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, कोई भी ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो एक इलिप्टिकल उसका रूट होता है। इलिप्टिकल रूट है। इलिप्टिकल रूट होता है तो जब यहां पर और यहां पर ग्रह होता है तो उसकी दूरी सूर्य से सर्वाधिक होती है। यहां पर होता है तो सूर्य से दूरी सबसे कम होती है। तो कोई भी ग्रह जो होता है वो इलिप्टिकल रूट में सूर्य के चारों ओर घूमता है। अब सूर्य के चारों ओर जितने समय में कोई ग्रह एक पूरा चक्कर लगाता है, मान लीजिए ग्रह यहां से चला, यहां ऐसे और फिर यहां पर आया, इसमें जो समय लगता है उसको उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण काल। उसको उस समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। इसको कैपिटल टी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल टी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। सूर्य से अगर दूरी बढ़े तो ग्रहों का परिक्रमण काल बढ़ता है, सूर्य से दूरी घटे तो ग्रहों का परिक्रमण काल घटता है। जैसे सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह है वो सूर्य का चक्कर सबसे जल्दी लगाता है पूरा चक्कर, और सूर्य से जो सबसे दूर ग्रह है वो सूर्य का चक्कर सबसे देर में लगाता है। पृथ्वी कितनी देर में सूर्य का एक चक्कर लगाती है? पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाती है। तो उपग्रह का परिक्रमण काल जो होता है, उपग्रह किसे कहते हैं? पहले ये तो सूर्य हुआ, ये ग्रह हुआ, और जब इस ग्रह के भी चारों तरफ कोई छोटा सा पिंड और चक्कर मार रहा है तो उसको कहते हैं उपग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले किसी पिंड को, प्राकृतिक पिंड को उपग्रह कहते हैं। जो कृत्रिम पिंड होते हैं, जो साइंटिस्ट लोग भेजते हैं, उनको कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। जो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं उनको उपग्रह कहा जाता है। तो उपग्रह का परिक्रमण काल जो होता है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, मतलब कितना भारी है इस पर निर्भर नहीं करता है परिक्रमण काल। ये काहे पर निर्भर करता है? ये इसकी पृथ्वी से दूरी पर निर्भर करता है। किसी भी उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर नहीं बल्कि उसकी पृथ्वी से जो दूरी है उस पर डिपेंड होता है। अब पृथ्वी के सबसे निकट चक्कर काटने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। पृथ्वी के जो सबसे निकट उपग्रह है उसका वो पृथ्वी का जो चक्कर काटेगा वो 1 घंटा 24 मिनट में काटेगा, और इसकी गति जो होती है वो करीब करीब 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इसकी गति 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अब जो साइंटिस्ट लोग उपग्रह भेजते हैं तो उसमें एक शब्द आपने सुना होगा, भूस्थायी उपग्रह। तो भूस्थायी उपग्रह क्या होता है? जो उपग्रह चक्कर तो पृथ्वी का करता है लेकिन जैसे पृथ्वी भी अपनी अक्ष पर घूमती रहती है तो वो उपग्रह की गति और पृथ्वी की अक्षीय गति एक समान होती है, जिससे वो उपग्रह हमेशा पृथ्वी के किसी एक विशेष भाग के ऊपर ही बना रहता है। इसको भूकक्षीय उपग्रह कहते हैं। ऐसा उपग्रह जिसका परिक्रमण काल
पृथ्वी के परिक्रमण काल अर्थात 24 घंटे के बराबर होता है, उसको भूस्थायी उपग्रह कहते हैं। ये पृथ्वी से कौन सा कितनी दूरी हो तो भूस्थायी उपग्रह होगा? ये पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई उपग्रह होगा, पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई उपग्रह होगा तो वो पृथ्वी का भूस्थायी उपग्रह होता है। क्यों? क्योंकि उसका परिक्रमण काल, पृथ्वी की घूर्णन गति, जो पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर मारती है अपनी अक्ष पर, और ये 24 घंटे में पृथ्वी का पूरा एक चक्कर मारता है, तो ये बराबर होते हैं, इसलिए इसको भूस्थायी उपग्रह कहते हैं। अब लास्ट में एक शब्द और आता है, पलायन वेग। पलायन वेग क्या है? कोई भी चीज आपने देखा होगा पृथ्वी से ऊपर फेंकी जाए तो एक निश्चित दूरी पर जाने के बाद वो नीचे आ जाती है। जितनी जोर से आप फेंकेंगे उतनी वो ऊंची जाएगी या दूर जाएगी, लेकिन अंततः नीचे फिर आएगी। तो ये होता है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। लेकिन अगर किसी चीज को इतने वेग से फेंका जाए कि वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बाहर चला जाए, मतलब दोबारा पृथ्वी पर ना आए, तो वो वेग जो होता है ऐसा न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वो पृथ्वी पर वापस ना आए, इस वेग को पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पलायन वेग। या एस्केप वेलोसिटी। इसका मान क्या होता है? पृथ्वी के लिए इसका मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब कोई वस्तु अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की गति से ऊपर भेजी जाए, फेंकी जाए, तो वो पृथ्वी पर लौटकर दोबारा नहीं आएगी, और इस वेग को कहते हैं पलायन वेग। तो आज के लिए इतना ही। इतना याद करिए, समझिए, और अगले क्लास में आपसे फिर मिलते हैं, मुलाकात होगी।